हूँ आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केदारनाथ उपचुनाव के बाद संभावित माने जा रहे प्रशासनिक फेरबदल के तहत शासन ने 13 आईएएस, 3 पीसीएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्वों में बदलाव किया है। शुक्रवार की देर शाम कार्मिक और सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक का प्रभार अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से हटाकर अपर सचिव रीना जोशी को दे दिया गया। कुछ नौकरशाहों को हल्का किया गया तो वहीं पर कुछ के प्रभार जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो ऑर्डर आप सामने देख सकते हैं, ये बड़े फेरबदल जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिले हैं और आधिकारिक तौर पर कई बड़े फेरबदल यहाँ पर किए गए हैं। 13 आईएएस का जो यहाँ पर तबादला है वो किया गया है और 13 आईएएस, 3 पीसीएस समेत जो 18 प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके फेरबदल का ये जो नोटिस है वो यहाँ पर निकाला गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कुछ बड़े फेरबदल यहाँ उत्तराखंड में हो रहे हैं, प्रशासनिक फेरबदल क्या कुछ हैं। आईएएस एलएल फेनई के अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम को हटाया गया है और इनकी जगह जो है वो दूसरे व्यक्ति को तैनात आईएएस रणवीर चौहान से कृषि और पेयजल हटाकर गन्ना चीनी प्रबंधक निदेशक उत्तराखंड सुपर फेडरेशन का जो इन्हें पदभार है वो दिया गया है। आईएएस धीरज सिंह से ग्राम्य वॉइस आयुक्त हटाकर के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम का पदभार इन्हें सौंपा गया है। आईएएस उदयराज से गन्ना चीनी प्रबंधक निदेशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और ये बड़ा पदभार जो है वो आईएएस उदयराज को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। आईएएस आनंद स्वरूप से कृषि और कृषक कल्याण की जिम्मेदारी हटाकर अपार सचिव नियोजन की जिम्मेदारी आईएएस आनंद स्वरूप को दी गई है। आईएएस रीना जोशी की बात करें तो उन्हें एमडी परिवहन बनाया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो आईएएस जो है वो रीना को बनाया गया है। आईएएस आनंद श्रीवास्तव से एमडी परिवहन उन्हें हटा दिया गया है और उन्हें कुछ और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर सौंपी गई है उत्तराखंड में। आईएएस मनोज गोयल, उन्हें अपर सचिव कृषि और कृषक कल्याण की ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस अनुराधा पाल को अपर सचिव ग्राम्य विकास बनाया गया है। आईएएस गौरव कुमार को अपर सचिव समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस अपूर्वा पांडे, जिन्हें की अपर गृह की जिम्मेदारी दी गई। आईएएस अभिनव शाह की बात करें तो उनसे निदेशक जड़ी बूटी विकास और शोध संस्थान गोपेश्वर हटाया गया है। पीसीएस इलागिरी से अपर जिला अधिकारी पौड़ी का चार्ज भी यहां पर हटा दिया गया है। वहीं पीसीएस मोहन सिंह बर्निया को सचिव एमडीडीए भी बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी जो है यहां दी गई है। पीसीएस दिनेश प्रताप सिंह से विहित प्राधिकारी राज्य संपत्ति विभाग भी हटा दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की का दौरा किया, जहां उन्होंने पूर्व विधायक चंद्रशेखर के अवसर पर जाकर उनके आवास पर जाकर पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के परिवार के सदस्यों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों महत्वपूर्ण योगदान जो है वो कई अलग अलग क्षेत्रों में दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे कि भरना मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा कि दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने विधायक चंद्रशेखर के परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन से राज्य को एक बड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन उनकी विरासत को हमेशा के लिए संजो कर रखा जाएगा। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भी पूर्व विधायक चंद्रशेखर के परिजनों को शोक व्यक्त करते हुए
पुण्य आत्मा की शांति की प्रार्थना की। देखिए, चंद्रशेखर भट्टेवाला उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई बरसों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहां क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, उनके अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो उन्होंने राजनीतिक सामाजिक जीवन में एक बड़े मानदंड स्थापित किए हैं, उनको हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। उनकी जो अभिलाषाएं थी, उनके स्वप्न थे, उन सभी को साकार करने के लिए काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवास करने जा रहे हैं। इसकी सूचना यहां पर महानिदेशक बशिंदर तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, जहां वो सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं जिस तरीके से सरकार की नीतियों को रोजगार, कृषि, बागवानी, सौर ऊर्जा की दृष्टि से 30 से ज्यादा नीतियों को बदला है, उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई समस्या होती है धरातल पर उसका उपाय किया जाएगा। देखिए, एक तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रवास किए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पर समीक्षा है सारी योजनाओं की, और जो हाल ही में सरकार ने कई नीतियों को मतलब रोजगार की दृष्टि से, कृषि बागवानी की दृष्टि से, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग 30 से ज़्यादा नीतियों को बदला है। तो उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, उसकी समीक्षा करना, जो विकास के अन्य कार्य हैं उनकी क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करना, और साथ ही साथ लोगों से मिलना, ताकि उनकी समस्या जो है धरातल स्तर पर जाकर के प्राप्त की जा सके। उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। पहाड़ी क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा में सुधार और आसान कैसे किया जाए, इस पर भी शिक्षा विभाग मंथन कर रही है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर शिक्षकों को मैदानी जनपदों में आने की होड़ है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्वलंत समस्या है। ज्यादातर शिक्षक मैदानी इलाकों में अटैचमेंट पाने के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। वहीं शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अटैचमेंट और ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। ट्रांसफर एक्ट और धारा 27 के अंतर्गत शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा विभाग में, अटैचमेंट और ट्रांसफर्स को लेकर के। लेकिन हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता से काम किया जाए, स्थानांतरण एक्ट का अनुपालन कराया जाए। इसके अलावा जो अटैचमेंट की प्रक्रिया है उस पर माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल रोक लगा दी है, और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है ना किया जाए। जो ट्रांसफर्स है वो धारा 27 के अंतर्गत या जो स्थानांतरण एक्ट के सुसंगत प्राविधान है उसके अंतर्गत किया जाए। तो हम इसका ध्यान रख रहे हैं, और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षकों की संख्या है वो स्टूडेंट्स की संख्या के सापेक्ष ही हो, इसको रेशनलाइज किया जाए। हमने इसमें आख्या भी ली है सभी जनपदों से कि कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे छात्रों की संख्या के सापेक्ष जो है टीचर्स की जो संख्या है वो अनुपातिक उसमें नहीं है। तो वाक्य प्राप्त होने के बाद हम इसको रेशनलाइज होने पे भी विचार करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि जो अगला हमारा शैक्षिक सत्र होगा उसमें
ये रेशनलाइजेशन किया जाए कि छात्रों की संख्या के अनुरूप ही शिक्षकों की संख्या हो विद्यालय में और शिक्षक वहां पे अनुपस्थित ना हो, और इस तरह की जो शिक्षकों की अनुपस्थिति या कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत के संबंध में कोई भी हमारे पास शिकायत या तथ्य संज्ञान में आता है तो उसमें कार्रवाई भी की जाती है। देखिए, अटैचमेंट के संबंध में एक बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, और हमने जो पुराने अटैचमेंट्स हैं उनकी सूची तैयार करी थी, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा ने ये निर्देशित किया है कि जो अटैचमेंट्स हुए किस कारण से हुए हैं उस कारणों पे एक एनालिसिस कर लिया जाए। कहीं पे अगर विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार किया गया है या किसी कार्यालय में आवश्यकता के अनुसार किया गया है या कोई गंभीर बीमारी के दृष्टिगत किया गया है तो उसको कैटेगराइज किया जाए। तो अभी वो सूची भी लगभग अंतिम रूप में है, वो तैयार हो गई है। तो हम ये देखेंगे अटैचमेंट का कारण क्या है। अगर अटैचमेंट का कारण कहीं पे विद्यालय की आवश्यकता या कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप है या कोई गंभीर बीमारी उसका कारण है तो वो ठीक है, उसको माननीय मंत्री जी के समक्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर लगता है कि कोई अटैचमेंट बिल्कुल नियम विरुद्ध हुए हैं, जिसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो उनको निश्चित रूप मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूं तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले एक सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है। धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। तो हिल्स में तो ठंडा है ही है, काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह शाम खासकर अगर देखेंगे तो काफ़ी ठंडा है। तो लोगों को इससे बचाव करना चाहिए और अभी आगे एक वीक भी जो स्थिति है वो करीब ऐसे ही रहने वाली है। कोई इसमें विशेष परिवर्तन है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में टोली बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श के साथ पार्टी के चल रहे संगठन पर्व पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, राजेंद्र बिष्ट, खिलेंद्र चौधरी के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार भी उपस्थित रहे। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
बाबर चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक में देहरादून जिले के डीएम सचिन बंसल के द्वारा जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में कुल 152 शिकायतें दर्ज हुई। ज्यादातर शिकायतें लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वन विभाग को लेकर दर्ज की गई। चक्राता वन प्रभाग पर तो लोगों का गुस्सा इस कदर दिखा कि डीएम के सामने ही विभाग को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। मामला जौनसार बाबर के चक्राता जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने घरों के निर्माण के लिए मिलने वाली लकड़ी का है, क्योंकि ब्रिटिश काल में जंगलों की हिफाजत करने वाले आदिवासी लोगों को ये व्यवस्था तत्कालीन सरकार द्वारा दी गई थी, मगर कोरोना काल के बाद से वन विभाग ने इस व्यवस्था को दरकिनार किया, जिसमें कि पिछले 3 साल से ये लोग अपने हक और हुकूक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। डेफिनेटली जो हमने एसडीएम की अध्यक्षता में ऑलरेडी मीटिंग फिक्स करवा दी है। जो कंसर्न एसडीओ फॉरेस्ट हैं और हमारे बीडीओ, उनके सामने लोकल्स को बुलवा के उनका रोस्टर निर्धारण करवाया जाएगा। एक एसओपी बनी है, जो नियमावली बनी है, उसके अकॉर्डिंग उनका रोस्टर निर्धारित करवा दिया जाएगा। बैठ के होने के साथ साथ फिर उनको लकड़ी प्रदत्त करना चाहिए। सर, जनसंख्या नियंत्रण बड़ा वो है सर, काफ़ी मामले उठ रहे हैं। अगर हम देखें सहसपुर और विकासनगर तो काफ़ी तादाद में लोग यूपी से आ रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन भी कर रही है, लेकिन सर फिर भी पता ही नहीं लग रहा है कि कौन लोग है। क्यों नहीं हो पा रहा है सर ये वेरिफिकेशन गतिमान है। जो आप चेंजेस बता रहे हैं या जो इंक्रोचमेंट्स हैं, वो जॉइंट स्ट्रेटजी चली रही है। जो हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आगे फोरफ्रंट पर रख के पुलिस और मजिस्ट्रियल सपोर्ट प्रदान की जा रही है। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल जहां कालसी के ब्लॉक सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, वहीं उन्होंने पहुंचने से पहले विकासनगर के उपजिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और खामियां पाए जाने पर उपजिला चिकित्सालय के अधिकारियों को खामियां पूरी तरीके से खत्म करने के निर्देश दिए। संवाद के कार्यक्रम है, चाहे जनता दर्शन है, मल्टीपर्पज कैंप्स हैं या फील्ड विजिट्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलवा रही हैं, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, वो अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। जो उसके रिटर्न्स हैं वो हमें कितने मिल पा रहे हैं। हमारे देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पस होता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें, उसके जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में झलकने चाहिए आम आदमी की। जो सर्विसेज की एक्सेस है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हों, प्रमाण पत्र हैं, हमारे ब्लॉक से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, समाज कल्याण से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो पूरी तरह से मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, उसका सुगमता क्या है। तो यही उद्देश्य रहता है कि यदि इसमें कहीं पे गैप्स आ रहे हैं तो इस तरह के कार्यक्रम से वो गैप्स पता लगते हैं, फर्स्ट हैं हमारे सभी अधिकारियों को। उसमें प्रयास किया जाता है कि उन गैप्स को दूर किया जाए। सर, बहुत विभाग को लेकर कुछ नाराजगी देखी गई, बहुत अहम बैठक थी। जैसे वन विभाग के अधिकारी यहाँ से नदारत रहे, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो अधिकारियों की जो ये शिकायतें हैं, इसे किस तरीके से निस्तारण होगा? क्या कुछ सख्ती भी करने की आवश्यकता है इन चीज़ों पर? देखिए, पहले तो काउंसलिंग करनी पड़ती है, एडवाइस करना पड़ता है, मल्टीपल वार्निंग देनी पड़ती है। उसके बाद इंडियन न्यूज़ डिपार्टमेंट्स इन माय ओपिनियन दे करेक्ट देयर। रुद्रप्रयाग के पहाड़ों में इन दिनों गुलदार की धमक से ग्रामीण लोग घरों में दुबक कर रहने को मजबूर है। जहां वन महकमा गुलदार को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है, वहीं महिलाओं और बच्चों का जीना मुश्किल हो गया है। गुलदार दिन में ही घरों की दहलीज तक पहुंचकर ग्रामीणों के साथ ही मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। गुलदार के आतंक से ग्रामीण जनता भयक्रांत है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना है। गुलदार साय होते ही ग्रामीण इलाकों में जाकर आतंक मचा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 2 से 3 गुलदार घूम रहे हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। क्षेत्र में गुलदार की धमक से दहशत का माहौल है और वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। क्षेत्र में गश्त के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम तो वन महकमा कर रहा है, लेकिन गुलदार को पकड़ने में जो पिंजरा लगाने से ग्रामीण लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं उप प्रभागीय वनाधिकारी जखोली उप वन प्रभाग रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की तरफ से आप लोगों को ये सूचित करना चाह रहा हूँ
कि जखोली ब्लॉक के अंतर्गत वन्य जीवों की गतिविधियों को देखते हुए रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा नियमित क्षेत्र की पेट्रोलिंग की जा रही है। हमारी टीमें लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं। स्वयं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है तथा क्षेत्र में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वन्य जीवों की गतिविधि को देखते हुए जागरूक रहें, समय से अपने पशुओं को गौशालाओं में बांध दें, छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें, अपने घर के आसपास प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें। महिलाओं से विशेष अपील की जाती है कि चारा पत्ती इत्यादि के लिए अकेले ना जाएं, समूह में जाएं। इसी के साथ वन्य जीवों की किसी तरह की गतिविधि की सूचना वन विभाग को दें। वन विभाग आपके साथ है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कल रात को मेरे संज्ञान में बात आई और क्षेत्र की जो जनता है, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ पे कहीं ना कहीं जो जखोली ब्लॉक है उसके अंदर देवल में, खरियार, लमाड़ की साइड में ये जो बाघ की स्थिति है वो बनी आ रही है। और इस संदर्भ में मैं तत्काल संबंधित जनपद की डीएफओ से मेरी बात हुई और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और इसके हिसाब से उन्होंने अपनी टीम भी निकाल दी है। 3-4 दिन पूर्व ही उनकी टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और जहाँ जहाँ पे इस बाघ के स्पॉट आ रहे हैं नज़र या वीडियोस आ रहे हैं या कोई भेज रहा है तो उसके हिसाब से वहाँ पे कैमरे भी ये लगा रहे हैं। अभी तक 4-5 क्षेत्रों में उन्होंने कैमरे भी लगाए हैं और उन्होंने जल्दी, मैंने उनको खुद कहा है कि आप इसको रेस्क्यू करके और रिजर्व फॉरेस्ट में इसको भेजें ताकि स्थानीय जनता के अंदर जो दहशत का माहौल चल रहा है और जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको नुकसान कर रहा है और किस तरह से कोई जनहानि ना हो, इस हिसाब से इसको लेके जाएगा। तो उन्होंने प्राथमिकता लेते हुए इसको जल्द ही रेस्क्यू करके भेजने का आश्वासन दिया है। और संबंध में मेरा आम जो स्थानीय जनता से भी अनुरोध है कि आप भी इसमें कहीं ना कहीं इसकी प्रचार प्रसार में ज़्यादा पैनिक ना हो। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।